नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आप सभी का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ और सकुशल होंगे। चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और पिछली कक्षा में हमने वर्ण और वर्णमाला के बारे में बात किया था, साथ ही हमने स्वर के बारे में भी चर्चा किया था। आज की इस क्लास में हम लोग स्वरों के वर्गीकरण को देखेंगे और स्वर का वर्गीकरण किस आधार पे किया गया है, कितने प्रकार के स्वर होते हैं, इन्हीं सभी बिंदुओं पे हम लोग आज की इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो आज की इस क्लास की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी भाइयों और बहनों से विनम्र निवेदन है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कर दें। क्लास अगर आपको पसंद आती है तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने सभी साथियों में शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसा लगा। साथ ही चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट आपको समय के अनुसार मिलता रहे। क्लास की पीडीएफ फाइल पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथियों, अगर आपने इससे पहले की क्लास को नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाइए और चैनल पे यूपी बीएड सामान्य हिंदी का एक प्लेलिस्ट बना है, वहां से जाकर के आप क्लासों को देख सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यूपी बीएड सामान्य हिंदी का प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पिछली क्लासों को देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि हमने वर्ण का विकास क्रम, वर्णमाला, स्वर के बारे में बात कर लिया था। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है और इन्हीं सभी बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, स्वरों का जो वर्गीकरण है वो 7 आधार पे किया गया है, यानी हम लोग 7 आधार पे स्वरों को देखेंगे। पहला है इस पे उत्पत्ति या बनावट के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा है मात्रा या उच्चारण काल के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तीसरा है जीव यानी जीवा के प्रयोग के आधार पे स्वर कितने प्रकार के हैं। चौथा है आपका कि मुख द्वार के खुलने के आधार पे स्वर कितने प्रकार के हैं। और पांचवा है होठ यानी ओष्ठ, है ना, होठों के स्थिति के आधार पे कि हम लोग जब स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमारे ओठ जो है वो किस आकार में होते हैं, किस स्थिति में होते हैं, इसके आधार पे भी स्वरों को विभाजित किया गया है। और आपका छठा है नाक व मुख से हवा के निकलने के आधार पे, है ना, नाक और मुंह से जब स्वर का हम उच्चारण करते हैं तो कुछ हवा निकलती है, तो उसके आधार पे स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। और सातवां है आपका घोषत्व के आधार पे। घोषत्व का मतलब होता है साथियों कि जब हम लोग वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारा जो कंठ होता है इसके चारों ओर स्वर तंत्रियां होती है, तो जब ऐसे वर्ण का उच्चारण करते हैं हम लोग कि यहाँ पे कंपन होती है, उससे हम लोग घोष कहते हैं। ठीक है, तो इसके आधार पे भी स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग, इन्हीं सब बिंदुओं को हम लोग आज की इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी मित्रों से निवेदन है कि आप लोग क्लास को शेयर करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने का प्रयास कीजिए। चलिए हम लोग पहला बिंदु लेते हैं और स्वरों का वर्गीकरण उत्पत्ति या बनावट के आधार पर देखते हैं। तो साथियों उत्पत्ति या बनावट के आधार पर स्वर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मूल स्वर, एक होता है संधि स्वर। तो आइए हम लोग एक एक करके इन सभी स्वरों के बारे में बात करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं मूल स्वर के बारे में। मूल स्वर क्या होता है? तो जो स्वर सबसे पहले बने उन्हें मूल स्वर कहते हैं। मूल का अर्थ होता है साथियों जड़। जिस प्रकार से हम लोग किसी बीज को डालते हैं भूमि के अंदर, तो बीज जो होता है वो जब
खाद पानी उसको मिलता है तो उससे पहले जड़ निकलती है, ना कि तना निकलता है ना साथियों। पहले जड़ निकलता है, पहला उसका मूल निकलता है, उसके बाद में जो है पौधा जो है बड़ा होता रहता है। तो मूल का अर्थ है जड़, है ना। जो स्वर सबसे पहले बने हैं उन्हें हम लोग मूल स्वर कहते हैं, और ये सभी स्वरों के आधार होते हैं। जिस प्रकार पूरे पौधे का, पूरे वृक्ष का जो आधार होता है वो जड़ होता है, ठीक उसी प्रकार से सभी स्वरों का जो आधार है साथियों वो मूल स्वर है। क्या है? मूल स्वर है। तो जो स्वर सबसे पहले बने उन्हें मूल स्वर कहते हैं, और ये सभी स्वरों के आधार होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि इनको बोलने के लिए किसी की भी सहायता नहीं ली जाती है। जो मूल स्वर होते हैं उनका जब हम उच्चारण करते हैं तो किसी अन्य वर्ग की सहायता नहीं ली जाती है। मूल स्वर का उच्चारण हम लोग स्वतंत्र रूप से करते हैं। इनकी संख्या जो है वो 4 होती है। अ, ई, उ, री। कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री। ये 4 आपके मूल स्वर होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं संधि स्वर के बारे में। संधि स्वर क्या होता है? ठीक है, तो संधि स्वर के बारे में बात करें साथियों, तो वे स्वर जो मूल स्वर की सहायता से बनते हैं, अर्थात इनको बोलने के लिए मूल स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, इन्हें हम लोग संधि स्वर कहते हैं। वे स्वर जो मूल स्वर की सहायता से बनते हैं उन्हें हम लोग संधि स्वर कहते हैं। संधि का अर्थ होता है जुड़ना। क्या होता है साथियों? जुड़ना। तो जब मूल स्वर के साथ में और कोई वर्ण मिलता है तो जिस प्रकार का स्वर प्राप्त होता है उसे हम लोग संधि स्वर कहते हैं, और इनको बोलने के लिए मूल स्वरों की जो है आवश्यकता होती है, और इनकी संख्या 7 होती है साथियों। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 7 आपके संधि स्वर कहलाते हैं। ठीक है, संधि स्वर को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक आपका होता है दीर्घ स्वर, एक आपका होता है संयुक्त स्वर, है ना। तो संधि स्वर जो होती है आपकी वो 2 आधार पे, मतलब 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक आपका दीर्घ स्वर होता है और एक संयुक्त स्वर होता है। तो चलिए बात करते हैं दीर्घ स्वर क्या होता है और संयुक्त स्वर क्या होता है। तो साथियों बात करें दीर्घ स्वर की, तो दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, है ना। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। एक ही मूल स्वर को 2 बार जोड़ने पर उसका दीर्घ रूप बनता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब छोटे छोटे, देखिए मूल स्वर क्या होता है? लघु रूप में होता है। मूल स्वर को हम लोग लघु स्वर भी कहते हैं। तो जब 2 लघु स्वर आपस में जुड़ते हैं तो उनका दीर्घ रूप बनता है, और उसी को हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं, है ना। आई बात समझ में? दीर्घ स्वरों को साथियों सजातीय स्वर भी कहते हैं, क्योंकि एक ही मूल स्वर, एक ही प्रकार का मूल स्वर जब 2 बार जुड़ता है तो एक नया स्वर बनता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। अर्थात समान जाति के जब स्वर जुड़ते हैं तो उसे हम लोग सजातीय स्वर कहते हैं। इसलिए दीर्घ स्वर को सजातीय स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें समान जाति के स्वर मिलकर एक नया स्वर बनाते हैं। जैसे आ की बात करें तो आ जो है वो ए प्लस ए से मिलकर बना है, ए धन ए से मिलकर बना है आ, है ना। ई की बात करें, बड़ी ई के बारे में आप लोग जानते हैं। बड़ी ई कैसे बनता है? ई प्लस ई, छोटी ई को छोटी ई में जोड़ने से बड़ी ई बनता है। ठीक उसी प्रकार से बड़ा ऊ, जब 2 छोटे ऊ मिलते हैं तो बड़ा ऊ बनता है। ठीक उसी प्रकार से जब 2 छोटी री मिलती है तो बड़ी री बनती है ना। तो क्या समझे आप साथियों कि जब हम लोग दीर्घ का मतलब क्या हो गया? बड़ा हो गया, है ना, बड़ा हो गया। तो जब एक ही मूल स्वर 2 बार जुड़ते हैं तो दीर्घ स्वर बनता है। दीर्घ स्वरों को सजातीय स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं संयुक्त स्वर के बारे में।
संयुक्त का मतलब होता है जुड़ना। संयुक्त का मतलब क्या होता है? जुड़ना, है ना। जब दो अलग अलग स्वर मिलकर एक नया स्वर बनाते हैं तो उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। अर्थात इन्हें हम लोग विजातीय स्वर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग स्वर मिलकर संयुक्त स्वर का निर्माण करते हैं। आ गई बात समझ में? यहाँ पे जो स्वर होगा वो अलग अलग होगा, है ना। और इनकी भी संख्या साथियों 4 होती है। आइए देखते हैं। जैसे ए की बात करें तो जब ए में ई मिलता है तो ए बनता है। जब ए में ई मिलता है तो क्या बनता है? ए बनता है। अर्थात ये आपका विजातीय स्वर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों मूल स्वर अलग अलग हैं, है ना। अलग अलग मूल स्वरों के मिलने से ए का निर्माण हुआ है। ऐसे अगर हम लोग ए की बात करें तो ए प्लस ए मिलकर बना हुआ है ना। ए प्लस ए मिलकर बना हुआ है ए। ठीक उसी प्रकार से ओ की बात करें तो ए में ऊ मिला है तो ओ बना है। ए में ऊ मिला है तो ओ बना है। औ की बात करें तो ए में ओ मिला है तो औ बना है। तो ये सभी आपके क्या कहलाएंगे? संयुक्त स्वर कहलाएंगे। और इन्हीं को हम लोग विजातीय स्वर भी कहते हैं। ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ साथियों आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। चलिए बात करते हैं हम लोग अब जो दूसरा बिंदु है हमारा, उच्चारण या मात्रा काल के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण। तो साथियों मात्रा या उच्चारण काल के आधार पे स्वरों के प्रकार जो होते हैं वो 3 प्रकार का होता है। मात्रा या उच्चारण काल के आधार पे स्वर आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है हर्ष स्वर, एक आपका होता है दीर्घ स्वर, एक आपका होता है प्लुप्त स्वर, है ना। तो 3 प्रकार के स्वर होते हैं मात्रा या उच्चारण काल के आधार पे। मात्रा या उच्चारण काल, इसके बारे में हम लोग बात करें तो साथियों स्वर वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को ही मात्रा कहते हैं। स्वर के उच्चारण में मतलब स्वर को बोलते समय जो समय लगता है उस समय को ही हम लोग मात्रा कहते हैं। मात्रा केवल स्वर वर्णों की ही होती है। मात्रा केवल स्वर वर्णों की ही होती है। मात्रा की संख्या 10 है हिंदी वर्णमाला में। और जो आपका अ वर्ण है, जो आपका अ वर्ण है, इसका कोई मात्रा नहीं होता है। अर्थात इसे उदासीन वर्ण, कोमल वर्ण या शहीद वर्ण भी कहते हैं। तो अ जो होता है इसका कोई मात्रा नहीं होता है। और वैसे आपके हिंदी वर्णमाला में मात्रा की संख्या 10 होती है। ठीक है। तो मात्रा या उच्चारण काल के आधार पे स्वर के 3 प्रकार होते हैं। पहला है आपका हर्ष स्वर। तो अगर हम लोग हर्ष स्वर की बात करें तो वह स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, उसे हर्ष स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या 4 है। इनकी संख्या 4 है। अ, ई, उ, री, ये आपके हर्ष स्वर कहलाते हैं। ठीक है। इन्हीं को हम लोग साथियों मूल स्वर, लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो जो हर्ष स्वर होते हैं ये आपके लघु स्वर कहलाते हैं, मूल स्वर कहलाते हैं, या फिर इन्हें एक मात्रिक स्वर कहा जाता है। ठीक है। और इनको उच्चारण करते समय, इनको बोलते समय सबसे कम समय लगता है, इस वजह से इन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। अ, ई, उ, री। ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं। अच्छा एक चीज और देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे जो री है साथियों, इस री की अगर हम लोग बात करें तो री का उच्चारण जो है वो समानतः रा प्लस ई यानी रा धन ई री के रूप में व्यंजनवत यानी व्यंजन के रूप में होता है। आपने व्यंजन में री पढ़ा होगा, ये है ना। तो इसके रूप में होता है इस री का उच्चारण। इसे भी स्वरों में ही गिना जाता है क्योंकि ये व्यंजन का भी कार्य करता है और स्वर का भी कार्य करता है ना। री जो होता है सदैव हर्ष रूप में पाया जाता है, दीर्घ रूप में इसका रूप नहीं होता है ना। ये आपका दीर्घ रूप में नहीं होता है, केवल और केवल हर्ष रूप में होता है। और री का प्रयोग जो है साथियों वो केवल संस्कृत शब्दों में होता है, जैसे ऋण हो गया, ऋषि हो गया, ऋतु हो गया आदि आदि ऐसे शब्दों में री का प्रयोग होता है।
तो री का उच्चारण जो है वो समांतर है प्लस ई यानी री के रूप में होता है और ये व्यंजनवत के रूप में होता है अर्थात व्यंजन के रूप में होता है, इसलिए इसे स्वरों में भी गिना जाता है क्योंकि जो री है वो सदैव हर्ष रूप में होता है, दीर्घ रूप में नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप आपको री के बारे में भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दीर्घ स्वर के बारे में। दीर्घ स्वर क्या होता है? तो जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से अधिक समय लगता है अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इन्हें गुरु या द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं और इनकी संख्या 7 होती है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये 7 आपके दीर्घ स्वर कहलाते हैं। एक चीज यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा साथियों कि जो ए, ऐ, ओ, औ इनका हर्ष रूप नहीं होता है। इनका क्या होता है? हर्ष रूप नहीं होता है। ए, ऐ, ओ, औ का हर्ष रूप नहीं होता है, बाकी जो है उनके हर्ष रूप होता है। आ का हर्ष रूप ऐ होता है, ई का हर्ष रूप ई होता है और बड़े ऊ का हर्ष रूप छोटा ऊ होता है। आपको मैंने ये बता दिया। लेकिन जो ए, ऐ, ओ, औ है इनका हर्ष रूप नहीं होता है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से अधिक समय लगता है अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, उसे गुरु स्वर कहते हैं, उसे द्विमात्रिक स्वर कहते हैं और इनकी संख्या 7 होती है। अब हम लोग बात करते हैं प्लुप्त स्वर के बारे में। तो जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से अधिक समय लगता है उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं और इनका प्रयोग किसी को पुकारने या नाटक के संवादों में किया जाता है। इसे नाटक के संवादों में किया जाता है अर्थात इसमें आप कह सकते हैं कि 3 मात्रा का समय लगता है, इसलिए इसे हम लोग त्रिमात्रिक स्वर या प्लुप्त स्वर भी कहते हैं। जैसे राम, ओम, यह आपका क्या हो गया? प्लुप्त स्वर हो गया। आप देखे होंगे कि कहीं कहीं पे जब ओम लिखा होता है हिंदी में तो उसके बीच में इस प्रकार से 3 बना होता है ना, तो 3 मात्रा का समय लगता है ना, तो इसे हम लोग प्लुप्त स्वर कहते हैं। ठीक है, तो आई होप साथियों आप लोगों को दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर और हर्ष स्वर ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो साथियों जीव या जीवा के प्रयोग के आधार पे स्वर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पक्ष स्वर। आइए एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अग्र स्वर के बारे में। तो इनके उच्चारण में जीभ के अग्र भाग का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इन्हें अग्र स्वर कहते हैं और इनकी संख्या 4 होती है। ई, ए, ऐ, ई, ऐ, ये चारों ही आपके अग्र स्वर कहलाते हैं। बात करते हैं मध्य स्वर की। तो इनके उच्चारण में जीभ के मध्य भाग का प्रयोग होता है, इसलिए इन्हें मध्य स्वर कहते हैं और इनकी संख्या केवल 1 है और वो आपका ए है ना। ए जो है ये मध्य स्वर है। अब बात करें पक्ष स्वर की। तो इनके उच्चारण में जीभ के पक्ष यानी पीछे वाले भाग का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इन्हें पक्ष स्वर कहते हैं और इनकी संख्या 5 है। आ, उ, ओ, आओ, ये आपके 5 पक्ष स्वर होते हैं। ठीक है, तो ये आपके अग्र स्वर, मध्य स्वर और पक्ष स्वर हैं। ये जीभ के स्थिति के आधार पे, जीवा के प्रयोग के आधार पे होते हैं। आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये हमारा जीभ है, तो जिन वर्णों का या जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के अग्र भाग से होता है उसे हम अग्र स्वर कहते हैं, जिनका उच्चारण जीभ के मध्य भाग से होता है उसे मध्य स्वर कहते हैं और जिनका उच्चारण जीभ के पीछे वाले भाग से होता है उसे हम लोग पक्ष स्वर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है साथियों कि इसे याद करने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर हमें इसे याद करना हो कि जीव या जीवा के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं तो ये तो याद हो जाएगा, 3 प्रकार के होते हैं।
अग्र स्वर, मध्य स्वर, पक्ष स्वर हो जाएगा। लेकिन कौन कौन से स्वर होते हैं ये याद करने में बड़ी कठिनाई होती है और अक्सर साथी एग्जाम में गलत करके चले आते हैं। तो इसके लिए बहुत ही शानदार ट्रिक है और अगर आप इस ट्रिक को देखते हैं तो आपको बहुत ही शानदार तरीके से याद हो जाएगा। आइए देखते हैं कि ट्रिक क्या है। बहुत ही हास्यवद ट्रिक है और बहुत हंसी भी आ सकती है आपको। ट्रिक है आओ उल्लू ऊपर पीछे पीछे, ऐ को छोड़ो बीचे बीचे, बाकी चलो आगे आगे। एक बार मैं फिर से पढ़ रहा हूं। आओ उल्लू ऊपर पीछे पीछे, ऐ को छोड़ो बीचे बीचे, बाकी चलो आगे आगे। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये क्या पढ़ा रहे हैं, है ना। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि इस ट्रिक से आप अग्र स्वर, मध्य स्वर और पक्ष स्वर को कैसे याद कर सकते हैं। तो देखिए साथियों, मैंने कहा कि आओ उल्लू ऊपर पीछे पीछे। देखिए आ, ओ और औ, ऊ और ऊ। यहां पर अगर आप लोग देखें तो यहां पे देखिए आ, ओ और ओ के बाद ही आपका आता है औ, है ना। ओ के बाद में क्या आता है, औ। और आप उल्लू का जो पहला अक्षर है उसे देखिए ऊ है, छोटा ऊ, और ऊपर का जो पहला अक्षर है वो है आपका बड़ा ऊ। तो हमने बात किया कि आ, ऊ, ओ, औ ये आपके पक्ष स्वर होते हैं। तो आओ उल्लू ऊपर पीछे पीछे यानी आ, ओ, औ, ऊ ये पक्ष स्वर है। पीछे पीछे यानी पीछे, है ना, पक्ष। तो ये क्या है, पक्ष स्वर है। और आगे देखिए आप, आगे देखिए आप, उसके बाद में क्या कहा मैंने, ऐ को छोड़ो बीचे बीचे। बीचे बीचे यानी मध्य भाग, मध्य, बीच में, बीच क्या होता है, मध्य होता है। तो ऐ को छोड़ो बीचे बीचे, ए आपका क्या है, ए आपका मध्य स्वर है, क्योंकि इसको बीच में छोड़ना है ना, बीच में छोड़ना है। तो ए क्या है आपका, मध्य स्वर है। और इसके अलावा मैंने आगे आपको कहा कि बाकी बचे चलो आगे आगे, बाकी बचे चलो आगे आगे। तो बाकी जो बचे हैं, बाकी कौन कौन से बचे हैं, ई ए ऐ, ये चार ही तो बचे। और ये चार क्या है आपके, अग्र स्वर हैं। तो आ गया भैया, बहुत शानदार तरीके से हम लोग इसको सीख सकते हैं। बस आप ये ट्रिक याद रखिएगा कि आओ उल्लू ऊपर पीछे पीछे, ऐ को छोड़ो बीचे बीचे, बाकी चलो आगे आगे, है ना। बहुत आसान है ना। तो अब मैं आशा करता हूं साथियों कि इस ट्रिक के माध्यम से आप जीवा के प्रयोग के आधार पर स्वरों के प्रकार को कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप इस ट्रिक को याद रखते हैं तो मैं मानता हूं कि आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और अब हम लोग बात करते हैं मुख्य द्वार के खुलने के आधार पे स्वर के प्रकार। तो मुख्य द्वार के खुलने के आधार पे स्वर चार प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है आपका विव्रत स्वर यानी ओपन स्वर होते हैं, जैसे विव्रत यानी ओपन, है ना, विव्रत स्वर। और दूसरा है आपका अर्धविव्रत स्वर, तीसरा है आपका संवृत स्वर और चौथा है आपका अर्ध संवृत स्वर। तो आइए इनके एक एक करके इनको देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विव्रत स्वर के बारे में। तो इनके उच्चारण में मुख जो होता है वो पूरा खुलता है। विव्रत स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में हमारा मुख जो होता है वो पूरा खुलता है ना। इनकी संख्या एक होती है, आ केवल विव्रत स्वर है। अब आप कहेंगे कैसे, तो देखिए हम लोग क्या, आप जब देखते हैं कि कहीं पे रसमलाई रखी हो या गुलाब जामुन रखा हो तो आप क्या कहते हैं, आ। और एक बार आप बोल के देखिए, आ, बोलिए आ, आपका मुंह जो होगा वो पूरा खुला हुआ होगा। तो ये कौन सा स्वर है, ये आपका विव्रत स्वर है ना। चलिए अब हम बात करते हैं अर्धविव्रत स्वर के बारे में। तो इनके उच्चारण में मुख जो है वो आधा खुलता है। इनकी संख्या 3 है, ए, ऐ, औ, है ना, ऐ, ऐ, औ। ये 3 स्वर आपके अर्धविव्रत होते हैं। इनको जब हम लोग बोलते हैं या इनका जब उच्चारण करते हैं तो हमारा जो मुख होता है वो आधा ही खुलता है। बात करें हम लोग संवृत स्वर की, तो इनके उच्चारण में मुख जो होता है वो लगभग बंद रहता है ना, लगभग आपका
बंद रहेगा स्वरव्रत स्वर के उच्चारण में। इनकी संख्या 4 होती है। ई, उ, उ, ई, उ। ये आपके क्या हैं? स्वरव्रत स्वर है। अब हम लोग बात करें अर्ध स्वरव्रत स्वर की, तो इनके उच्चारण में मुख आधा बंद रहता है ना। इनके उच्चारण में मुख जो है वो आधा बंद रहता है। इनकी संख्या जो होती है वो 2 होती है। ए ओ ये आपके अर्ध स्वरव्रत स्वर है। तो मुख्य द्वार के खुलने के आधार पे, तो साथियों मुख्य द्वार के खुलने के आधार पे स्वर जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। विव्रत स्वर, अर्धविव्रत स्वर, स्वरव्रत स्वर और अर्ध स्वरव्रत स्वर, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं ओठों या ओष्ठ की स्थिति के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे ओठों की स्थिति के आधार पे स्वर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका अवृतमुखी स्वर, एक होता है आपका वृतमुखी स्वर। अवृतमुखी स्वर की बात करें तो इनके उच्चारण में ओंठ वृत्त या गोलाकार नहीं होते हैं। इनकी संख्या 6 होती है। आ, ई, ए, ऐ, अर्थात इन 6 वर्णों को, इन 6 स्वरों को अगर आप उच्चारण करेंगे, इनको जब बोलेंगे तो हमारा जो ओठ है वो वृत्ताकार रूप में नहीं होगा, है ना। दूसरा होता है वृतमुखी स्वर। इनके उच्चारण में ओठ वृत्त या गोलाकार के रूप में होता है और इनकी संख्या 4 होती है। उ, ओ, आओ, है ना। इन चारों का जब आप उच्चारण करेंगे तो आपके जो ओठ हैं वो एक वृत्त के रूप में होंगे, एक सर्कल के रूप में होंगे, है ना। तो इस वजह से इन्हें वृतमुखी स्वर कहते हैं और जो वृत्ताकार नहीं होते हैं उन्हें अवृतमुखी स्वर कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करें नाक व मुख से हवा के निकलने के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो नाक व मुख से हवा के निकलने के आधार पे स्वर 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका निर्नुनासिक स्वर या मौखिक स्वर, है ना। निर्नुनासिक स्वर या मौखिक स्वर, इनके उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है और इनकी संख्या 3 होती है। आ, ई, ये आपके क्या होते हैं? निर्नुनासिक या मौखिक स्वर होते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में हवा जो है वो केवल मुख से निकलती है। अगला है आपका अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में हवा जो है मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है और इनके ऊपर चंद्रबिंदु लगा होता है, इसलिए इनको हम लोग अनुनासिक स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या जो होती है वो 3 होती है। आ, ई, है ना। अंग, आ, ई, ये आपके क्या होते हैं? ये आपके अनुनासिक स्वर होते हैं। अंग, आ, ई, ये आपके अनुनासिक स्वर होते हैं। इनका उच्चारण करते समय हवा जो है वो मुख और नाक दोनों से निकलती है और इनके ऊपर चंद्रबिंदु लगा होता है। ठीक है, अब जो हमारा आखिरी आधार है वो है घोषत्व के आधार पर। इसके आधार पे भी स्वर की बात करें तो घोष का जो अर्थ होता है वो स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन होता है ना। स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन होता है। अगर आप अपने गले में हाथ लगाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक उभरा हुआ हिस्सा आपको दिखाई दिया होगा। इसके चारों ओर क्या होता है? स्वरतंत्री होती है और यहीं पे हमारा होता है कंठ। कंठ होता है तो कंठ के चारों ओर क्या होता है? स्वरतंत्रियाँ होती है। तो जब हम लोग श्वास लेते हैं या स्वरतंत्रियाँ जो होती है आपकी, उसमें जब श्वास लेते हैं हम लोग तो उसमें क्या होता है? कंपन होता है ना। स्वरतंत्रियों में श्वास का कंपन होता है। तो स्वर तंत्रियों में जब कंपन होता है तो उसे हम लोग स्वाघोष ध्वनियाँ कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? साघोष ध्वनियाँ कहते हैं। और जितने भी स्वर हैं आपके वो सभी क्या होते हैं? साघोष होते हैं। जितने भी स्वर हैं आपके वो सभी साघोष होते हैं, क्योंकि सभी स्वरों का जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो हमारे यहाँ पे कंपन होती है ना। यहाँ पे क्या होती है? कंपन होती है। आ, ई, उ, है ना, ए, आए, ओ, आओ, इन सभी का जब आप उच्चारण करेंगे तो यहाँ पे आपके कंपन होगी। तो उस कंपन को ही हम लोग साघोष कहते हैं और जितने भी स्वर हैं आपकी वो साघोष होते हैं। तो आई होप साथियों आपको समझ में आ गया होगा कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं और किस आधार पे स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग
स्वरों का जो मुख में उच्चारण स्थान होता है ना, मुख के अंदर हमारे मुख के अंदर 6 स्थान हैं जिनसे है ना आपका जो ध्वनियाँ हैं वो स्पर्श करके निकलती हैं, और उन्हीं हम लोग स्थानों के बारे में बात करेंगे, और कौन सा स्वर किस स्थान से स्पर्श करके निकलता है या किस स्थान से उच्चारित होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो साथियों, जो स्वर का मुख में उच्चारण स्थान है उसके आधार पे हम लोग बात करें तो कंठय, तालव्य, मूर्धन्य और औष्ठ्य, ये 4 स्थान हैं जिससे जो है स्वर है वो उच्चारित होते हैं। और कंठ की बात करें तो यहाँ पे आपका जो हर्ष स्वर होता है अ, ये आपके कंठ से उच्चारित होता है, और जो दीर्घ स्वर होता है आ, ये भी आपके कंठ से उच्चारित होता है। निम्नुनासिक या मौखिक स्वर की बात करें अ, आ, ये भी आपके कंठ से ही उच्चारित होता है, और अनुनासिक स्वर की बात करें अंग, आ, ये भी आपके कंठ से ही उच्चारित होता है। उसके बाद में अगर हम लोग तालव्य की बात करें, तालव्य का मतलब होता है कि मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग, है ना। तालु और मूर्धन्य में अगर आपको अंतर पता करनी है, तालु और मूर्धन्य में अगर आपको अंतर जानना है तो आप एक काम कीजिएगा कि अपनी उंगली को मुंह के अंदर ले जाके और उसे आप लोग अपने जो ऊपरा छत है ना, जो मुंह के भीतर ऊपर की छत है, इस पे आप उंगली को ऐसे गोल गोल घुमाइएगा। जब आपकी उंगली किसी चिकने सतह को टच करेगी तो वो आपका तालु कहलाता है, और जब आपकी उंगली किसी खुरदरे सतह को टच करती है तो वो आपका मूर्धन्य कहलाता है ना। तो तालु जो होता है वो मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग होता है, और इस स्थान से हर्ष स्वर ई, दीर्घ स्वर ई, और निम्नुनासिक मौखिक स्वर ई, और अनुनासिक स्वर इया, इन चारों का स्थान जो है वो तालव्य से होता है। इन सभी का उच्चारण स्थान तालव्य होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करें मूर्धन्य की, तो मूर्धा मैंने आपको बताया कि जो खुरदरा स्थान होता है, जो खुरदरा सतह होती है उसे हम लोग मूर्धा कहते हैं, मूर्धन्य, है ना। मुंह के भीतर की छत का अगला भाग, है ना, जो दांत के जस्ट पास में ही होता है। तो इसमें जो हर्ष स्वर आपका री है, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है, मूर्धन्य है इसका उच्चारण स्थान है, ठीक है। और दीर्घ स्वर में कंठ तालु, कंठा तालव्य, है ना। कंठा तालव्य जो है ये आपके दीर्घ स्वर ए, आए, इनका उच्चारण स्थान जो है वो कंठ और तालु दोनों से होता है ना। और ओष्ठ प्लस कंठ, कंठोष्ठी, ओष्ठ और कंठ, कंठोष्ठी, है ना। तो ओ औ जो है इसका उच्चारण स्थान जो है वो कंठ और ओठ दोनों से होता है, ठीक है। ओष्ठ्य की बात करें ओठ से, तो हर्ष स्वर ऊ का उच्चारण स्थान ओठ होता है, और दीर्घ स्वर यानी बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान भी ओठ ही होता है। तो इस प्रकार से हमारे मुख में 4 स्थान है स्वरों के उच्चारण का, और इसके अलावा भी आपका होता है दंतय होता है ना। तो फिलहाल इन चारों के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि जितने भी स्वर हैं वो इन चारों स्थान से ही उच्चारित होते हैं, है ना। कंठय, तालव्य, मूर्धन्य और औष्ठ्य, इन चारों स्थान से ही हमारे मुख में स्वरों का उच्चारण स्थान होता है, ठीक है। तो साथियों, आई होप आपको समझ में आया होगा। काफ़ी शानदार तरीके से और काफ़ी बेसिक से हम लोगों ने आज की इस क्लास को शुरुआत किया, और एक एक बिंदुओं को हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया। तो मैं आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आपको बहुत ही आनंद दिए होगी और बहुत ही शानदार। तो मैं आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी और बहुत ही आनंद आया होगा आपको आज की इस क्लास में। तो आज की इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और हमने वर्ण, वर्णमाला और स्वर के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है। अब हम लोग अगली क्लास में व्यंजन के बारे में बात करेंगे, व्यंजन क्या होता है और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जो भी चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्लास को लाइक करेंगे और अपने सभी साथियों में शेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।